जय हिंद। आज हम भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। भारतीय इतिहास में ये तीन नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। तो सर्वप्रथम सिंधु के क्षेत्र में इसके साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, तो इस कारण इसका नाम जेम्स प्रिंसेप महोदय ने सिंधु सभ्यता कहा है। तत्पश्चात हड़प्पा के क्षेत्र में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस कारण इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी बहती है, उसके आसपास इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कुछ इतिहासकार इसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो कभी प्रश्न पूछता है सिंधु सभ्यता के बारे में बताइए, कोई कभी पूछता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए, कभी पूछता है सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के बारे में बताइए। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों का मतलब, तीनों का अर्थ और तीनों का विवरण एक ही है, बस नाम अलग हैं। क्षेत्र के अनुसार इतिहासकार ने उसका नाम अलग अलग कर दिया है। अब हम जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसे स्वदेशी उत्पत्ति से मानते हैं, कुछ विद्वान इसे विदेशी उत्पत्ति से मानते हैं। स्वदेशी उत्पत्ति से मानने वाले विद्वानों में टी.एम. रामचंद्रन हैं, के.एन. शास्त्री हैं, आर.वी. लाल हैं और एस.आर. राव हैं। जबकि विदेशी उत्पत्ति का मत मानने वाले में मार्शल हैं, मार्टिमर व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड महोदय हैं और डी.डी. कौशाम्बी हैं। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता के समकक्ष थी और उसी के लोगों द्वारा यहाँ की सभ्यता विकसित की गई थी, जबकि ऐसा नहीं है। और एक मत है क्रमिक विकास का सिद्धांत, अर्थात सिंधु सभ्यता अपने समय के अनुसार एक क्रमिक रूप में धीरे धीरे विस्तृत हुई और धीरे धीरे उसका पतन हुआ, जिसको मानने वाले में अमलानंद घोष हैं, आलचिन दंपत्ति महोदय हैं और धर्मपाल अग्रवाल महोदय हैं। इन्होंने माना है कि सिंधु सभ्यता का विकास एक क्रमिक रूप में हुआ है। अब हम इसके विस्तार के बारे में जानेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता इतिहास की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सभ्यता है। भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, इसलिए इसका विस्तार सर्वाधिक है और लगभग आज तक लगभग 2800 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं और अभी लगातार शोध चल रहे हैं। आने वाले समय में इसके और भी स्थल प्रकाश में आने की प्रबल संभावना है। तो हम इसका विस्तार देखेंगे तो पूरब में सर्वाधिक पूर्वी स्थल सिंधु सभ्यता का है आलमगीरपुर, जो मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे है। यह प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन है, पश्चिमी स्थल कौन है, उत्तरी स्थल कौन है और दक्षिणी स्थल कौन है। तो इन चारों के बारे में हम प्रमुख रूप से देखेंगे कि पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है या हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है और दाश्त नदी के किनारे है। तीसरा उत्तर की तरफ है सर्वाधिक उत्तरीय स्थल है मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे है। ये महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। तो ये चारों स्थल किन नदियों के किनारे हैं, किस राज्य में है, ये प्रश्न घुमा घुमा कर कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। इसका आकार त्रिभुजाकार है और रंगनाथ राव महोदय के अनुसार इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इसका आकार क्षेत्रफल बहुत ही विस्तृत है। अब हम देखेंगे इसका विस्तार जब इतना विस्तृत ये है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर,
तो ये एक ही देश में नहीं बल्कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसका विस्तार है। अफगानिस्तान में कुछ नगड़ हैं जैसे मुंडीगाग एवं सुरतगुही, 2 ही स्थल हैं, और भारत पाकिस्तान में ज़्यादातर हैं और सर्वाधिक स्थल भारत में है। तो पहले हम देखेंगे भारत में कई राज्यों में इनका विस्तार है, जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी, कुणाल, मिठाथल, सिसवागल और बालू। ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है। अभी पीसीएस में पूछा था कि मांडी कहाँ स्थित है, 2022 के पीसीएस में पूछा था। तो इनका सूक्ष्म अध्ययन, गहन अध्ययन और गंभीर अध्ययन हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाली परीक्षाओं में और अब की परीक्षा जो अभी होने वाली है यूनिवर्सिटी की परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। पंजाब में रोपड़ है, कोटला निहंग खां है, चक 86 है, बाड़ा है और संघोल है। इतने स्थल पंजाब से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल और तरखानवाल और डेरा है। यूपी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यूपी में सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे आलमगीरपुर जो सर्वाधिक पूर्वीय स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, बड़गांव एवं भुलास ये सहारनपुर जिले में स्थित है, सुनौली बागपत में है, मांडी मुजफ्फरनगर में है। इसके बाद गुजरात स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर रंगपुर, धौलावीरा, बाबरकोट और पादली पाए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र दैमाबाद जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है। अब हम आते हैं पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता का विस्तार पाया गया है, जिसमें मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, सोतकाको, बालाकोट और डाबरकोट स्थल प्राप्त हुए हैं, जबकि सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, कोदडीडी और अलीमुराद। इसके बाद पंजाब प्रांत में हड़प्पा, रहमान गहरी, इस्माइल खान, जलीलपुर और गुमला ये स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रमुख जातियां निवास करती थीं, जो संपूर्ण क्षेत्र में जिनका विस्तार था। इसमें प्रमुख 4 थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जिन्हें काकेशियन भी कहा जाता था। दूसरा भूमध्य सागरीय जिन्हें मेडिटेरियन कहा जाता था, सर्वाधिक संख्या इन्हीं की थी। तीसरा है मंगोलियन और चौथा है अल्पाइन। ये 4 प्रजातियां सिंधु सभ्यता में निवास करती थीं। अब हम 2-3 महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा, तांबा और टिन का मिश्रण को कांसा कहा जाता है, और सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता की विशेषताओं को बताइए, या इसके संदर्भ में और भी प्रश्न बनते हैं। गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा, क्योंकि यह भारत की प्राचीन सभ्यता है और प्रथम नगरीय सभ्यता है, इसलिए इसका अध्ययन और अध्यापन भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में बहुत ही उपयोगी हो जाता है। आशा है कि इसे विस्तार से हम लोग समझें और आगे भी गंभीर रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे कि इस टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। धन्यवाद।